नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का लेक्चर नंबर सेकंड होगा। जबकि हमारा पूरा साइंस का अगर लेक्चर की बात करें तो ये हमारा डे 6 यानी छठा लेक्चर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर सेकंड की बात करने वाले हैं। और नोटिस कीजिएगा दोस्तों, ये स्पेशली जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये अगर आप अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया वो बहुत लोगों ने काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। बाकी मैं आपके लिए इस तरह से सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाके इसी तरह सारा सब्जेक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लास के बारे में बता देता हूँ। यानी प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था उसमें से थोड़ा सा मैं आपको छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, ये लेक्चर को लिंक करने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। देखिए मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने ये बताया था कि जो हमारा पाचन होता है ना, वो पाचन की क्रिया मुख्यतः दो भागों में संपन्न होती है। एक तो आहार नाल में संपन्न होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, एक होता है सहायक पाचन। यानी कुल मिला के अगर देखें तो पाचन की क्रिया इस आहार नाल में संपन्न होती है, जबकि पाचन करने में जो सहायक अंग होते हैं वो दांत, जीभ, यकृत एवं अग्न्याशय होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पाचन की जो डायरेक्टली यानी मुख्यतः जो क्रिया संपन्न होगी वो इसमें संपन्न होगी, जबकि इसमें योगदान कौन देता है, दांत, जीभ, यकृत और अग्न्याशय। ये देखिए, ये पाचन में अगर मैं बात करूँ तो पाचन में ये भाग तो नहीं लेते, लेकिन ये अपना योगदान जरूर देते हैं, यानी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर कर देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। मैंने आपको बताया कि आहार नाल के अंतर्गत यानी एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत सबसे पहले पाचन की जो क्रिया संपन्न होती है वो मुखगुहा में होती है, उसके बाद ग्रास नली में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। यानी जैसे हम यहाँ पे रोटी का टुकड़ा रखते हैं अपने मुंह में, तुरंत मुख गुहा में पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है और ग्रास नली से होते हुए ये जाती है कहाँ पे, अमाशय में जाती है। यानी इसमें अमाशय के बाद ये कहाँ जाती है, ये जाती है छोटी आंत में, और छोटी आंत से फिर ये प्रवेश करती है बड़ी आंत में। ठीक है, इस तरह से दोस्तों पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यहाँ पे मुख गुहा में पाचन जो भी होता है, यानी मुख गुहा में जो पाचन होता है जिसके अंतर्गत लाल ग्रंथियाँ, दांत एवं जीवा, यानी ये जो दो सहायक अंग हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पेशली ग्रास नली एवं अमाशय में पाचन किस तरह होता है। ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए तो बात करते हैं हम ग्रास नली में पाचन किस तरह से होता है। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल है, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अपने किसी एक ग्रुप, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सअप, इसमें आप जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं ग्रास नली में पाचन कैसे होता है। देखिए सर, जैसे ही देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, हमने क्या किया, हमने रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा। ठीक है, हमने खाना भोजन करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मुख गुहा में क्या होता है, पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। यानी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब देखिए यहाँ से ये भोजन कहाँ जाएगा, यहाँ से ये भोजन जो है ग्रास नली में जाएगा। तो देखिए ग्रास नली में जब भोजन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ग्रास नली में भोजन तो रुकेगा नहीं, ग्रास नली में भोजन रुकेगा नहीं। तो जब ग्रास नली में भोजन नहीं रुकेगा तो क्या यहाँ पे कुछ पाचन होगा, नहीं होगा। यानी ग्रास नली में पाचन बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसके ना पाचन होने के दो कारण हैं। एक तो ये कि भोजन तो यहाँ पे पहली बार रुकेगा नहीं, दूसरी चीज़ इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। मैंने क्या बताया कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, और इसलिए ग्रास नली में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो ये मैंने बता दिया कि भैया ग्रास नली में तो कोई पाचन नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझ आपको बताना इंपॉर्टेंट चीज़ कि ग्रास नली की खासियत क्या होती है। देखिए अगर मैं ग्रास नली की बात करूँ तो ये बना होता है कार्टिलेज की। किसकी बनी होती है, कार्टिलेज। सर कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज का मतलब तो उपास्थि। आपने अस्थियां सुनी होगी जिसको हम हड्डी कहते हैं, बोन्स कहते हैं, लेकिन उपास्थियां क्या होती हैं इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए जो ये आपकी जो ये ग्रास नली होती है ये बनी होती है कार्टिलेज की, जिसे हम उपास्थि कहते हैं। तो उपास्थि की बनी हुई संरचना होती है। तो उपास्थि की विशेषता क्या होती है भैया, देखिए उपास्थि की बात करें
तो यह संकुचनशील होता है। संकुचनशील का मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, यानी ये सिकुड़ भी सकता है, फैल भी सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे हम भोजन खाते हैं तो हमारे गले में क्या होता है, भोजन कभी कभी अटक जाता है। आपने देखा होगा अटक जाता है, तो अटक जाता है तो हम क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं, तब जाके वो क्या होता है, फिर भोजन जाके यहाँ पे आमाशय में आता है। इस तरह से सोचो, अगर ये हड्डियों की बनी होती तो क्या दिक्कत होता। अगर हड्डियों की बनी तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती। ईश्वर को पहले से ये सब पता था, इसीलिए शायद इस तरह की संरचना इन्होंने बनाई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो उपास्थियों की खासियत क्या होती है कि ये संकोचनशील होता है, ये फैल भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है। ठीक है, देखिए यही कारण है, यही एक कारण होता है दोस्तों। और कारण क्या है, यही कारण है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, कौन, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो इनमें अस्थियां नहीं पाई जाती। किसमें भैया, बच्चे यानी जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्म होता है उन बच्चों में अस्थियां नहीं पाई जाती, है ना। क्यों, देखिए ये इनकी जो अगर मैं बात करूं, आप लोग सोचते होंगे ना, अभी तक आपको ये नहीं पता होगा कि दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी जो 1 महीने का बच्चा होता है, 1 महीने के अंदर ही होता है, उनमें अस्थियां बिल्कुल नहीं पाई जाती, क्योंकि इनका जो ढांचा होता है ना वो उपास्थियों का बना होता है। किसका बना होता है, उपास्थियों का। यानी उपास्थियों का मतलब ये हुआ कि ये जो हड्डियां होती हैं इनकी, उसमें क्या हो सकता है, फैल भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है। तो ये उपास्थियों का बना होता है। यही कारण होता है दोस्तों कि बच्चे क्या होता है कि जब बच्चा दिन में अगर 50 बार भी गिरे ना तो वो टूटता नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती, इनमें उपास्थियां पाई जाती हैं। होता क्या है कि जब इन उपास्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव होने लगता है तब वह किस में बदल जाता है, अस्थियों में बदल जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि उपास्थियां होती क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो भैया ग्रास नली के बाद हम किस में पहुंच गए हैं, अब हम पहुंचेंगे अमाशय यानी स्टोमच। किसमें, स्टोमच। ये आप देख रहे होंगे, ये अमाशय की संरचना, ये देख रहे हैं आप। इसके जस्ट ऊपर ये आपको लीवर दिख रहा होगा, लीवर। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा इमेज दिखना तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मुगुआ में पाचन, फिर मैंने ग्रास नली की बात भी कर ली। चलिए ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता। अब यहाँ से ग्रास नली से होते हुए हमारा भोजन किस में आता है, सीधे यहाँ पे अमाशय में पहुँचता है। ये आपको दिख रहा है अमाशय ना, देखिए यही तो है। ये देखिए लीवर है और ये अमाशय है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे सेपरेट इमेज रख लेता हूँ, फिर यहाँ से आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक चीज़ मैं आपको दोस्तों और बता देता हूँ। देखिए भोजन का मुख्यतः जो पाचन होगा ना, यानी भोजन का जो पाचन होगा वो कहाँ कहाँ होगा, वो मुगुहा में होगा, अमाशय में होगा, इसके अलावा छोटी आंत में होगा। कहाँ कहाँ, मुगुहा में, अमाशय में और छोटी आंत में। इसके अलावा ना तो भोजन का पाचन ग्रास नली में होता है और ना ही भोजन का पाचन बड़ी आंत में होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में एंजाइम नहीं पाया जाता। तो जहाँ एंजाइम पाया जाएगा वहीं पे पाचन होगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अमाशय में। तो देखिए भोजन हमारा कहाँ पहुँच गया, भोजन हमारा पहुँच गया अमाशय में यानी स्टोमच में पहुँच गया। अब होगा क्या, देखिए जब भोजन यहाँ पे प्रवेश करता है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचेगा, तो ये जो आपको अमाशय दिख रहा है ना, इस अमाशय की दीवारों पर, इस अमाशय की दीवारों पर क्या पाया जाएगा भैया, एक जठर ग्रंथि पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी दीवारों पर जो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इन जठर ग्रंथियों से एक रस निकलता है। यानी देखिए जठर ग्रंथियाँ हैं और जठर ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है, जठर रस। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, अमाशय की दीवारों पर। तो जठर रस कहाँ से निकलेगा, जठर ग्रंथि से। यानी हम कह सकते हैं जठर रस का स्राव कहाँ से हो रहा है, अमाशय से हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए जब जठर रस का स्रावण होगा तो इन्हीं जठर रस के प्रभाव से ही 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। देखिए पहले एंजाइम का नाम है पेप्सिन। क्या नाम है अभी, पेप्सिन। दूसरा एंजाइम होता है रेनिन और तीसरा एंजाइम होता है म्यूसिन। तो 3 चीज़ याद कर ले कि जठर रस के प्रभाव से 3 एंजाइम निकलते हैं, पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा म्यूसिन। तो पेप्सिन क्या करता है, हमें पता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें प्रोटीन की भी मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट का भी मात्रा होता है, इस तरह से सारी चीज़ों की मात्रा होता है। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो गया, मुगुहा में हो गया। अब बचा प्रोटीन, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होगा, प्रोटीन का पाचन यहाँ पे होगा। यानी पेप्सिन, जो पेप्सिन एंजाइम आपका निकल रहा है ना, ये क्या करेगा, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा भैया, प्रोटीन का पाचन करेगा। इसके अलावा जो रेनिन होता है, रेनिन
ये क्या करेगा, ये दूध में पाए जाने वाले जो केसीन होता है उसका पाचन करता है। तो दूध में एक पदार्थ पाया जाता है, इसका नाम होता है केसीन, और इस केसीन का पाचन कहाँ पे होगा, अमाशय में, जो कौन करता है, रेनिन नाम का एक एंजाइम करता है। बचा म्यूसिन। तो म्यूसिन का क्या काम है, इसको मैं अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये जो अमाशय होता है इसकी दीवारों पर पाया जाता है जठर ग्रंथियाँ, और इसी जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, जिसके प्रभाव से 3 एंजाइम निकलते हैं, जिसका क्या नाम है, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। तो पेप्सिन और रेनिन बता दिया, बचा म्यूसिन। क्या बचा, म्यूसिन। तो म्यूसिन का काम क्या होता है, देखिए होता क्या है दोस्तों, इसी अमाशय की दीवारों पर ही, यानी स्टोमच की दीवार पर क्या पाया जाता है, एक कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका। और ये जो कोशिका पाई जाती है, ये जो कोशिका पाई जाती है, इस कोशिका का क्या नाम होता है, ऑक्सेंटिक सेल। क्या नाम होता है, सेल मतलब कोशिका, तो कोशिका का क्या नाम हो गया, ऑक्सेंटिक सेल। क्या नाम हो गया, ऑक्सेंटिक सेल। और इसी ऑक्सेंटिक सेल से दोस्तों HCl क्या निकलता है, एक एसिड होता है, HCl स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, HCl स्रावित होता है। ध्यान समझिएगा, HCl स्रावित होता है, तो हम इसको HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो HCl स्रावित होता है। और दोस्तों HCl की खासियत क्या होती है, देखिए कोई भी एसिड होता है तो हमें पता है वो क्या करता है, जैसे आपने भोजन में देखा, जो अचार होता है, अचार में लोग एसिड डालते हैं, क्यों, क्योंकि वो अचार को खराब होने से बचाता है। इसी तरह जो HCl होता है, ये क्या करता है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। HCl क्या करेगा, भोजन को सड़ने से बचाता है। क्यों, क्योंकि यही तो होता है, यही स्टोमेच ही है जहाँ पे भोजन सबसे ज़्यादा समय तक रहता है। 3 से 4 घंटे तक भोजन कहाँ रहता है, अमाशय में रहता है। तो जरूरी है भैया इसको सड़न से बचाना। तो सड़न से कैसे बचेगा, ऑक्सेंटिक सेल से क्या होगा, HCl स्रावित होगा। तो HCl की खासियत होती है कि भोजन को सड़ने से बचाता है। भाई बचाता है, इसके साथ साथ यह सोने जैसी धातु को भी गला देता है। कौन, HCl जो है सोने जैसी धातु को भी क्या करता है, गला सकता है। तो एक बात बताइए, जब यह सोने जैसी धातु को भी गला सकता है तो हम कह सकते हैं कि यह अमाशय की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बोलिए, पहुंचा सकता है नहीं भाई, इतनी कठोर धातु को अगर ये नुकसान पहुंचा सकता है तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि अमाशय की दीवारों को भी ये क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन देखिए होता क्या है, लेकिन जो म्यूसिन होता है, मैंने आपको बताया ना म्यूसिन, जो म्यूसिन होता है वो क्या करता है, वो इसी HCl से होने वाले हानि को क्या करता है, यानी अमाशय की दीवारों को क्या करता है, सुरक्षा करता है। कौन, अमाशय की दीवारों को HCl से बचाने के लिए कौन सुरक्षा करता है, वो करता है म्यूसिन। क्यों, क्योंकि देखिए अमाशय की दीवारों से HCl स्रावित होने से पहले, यानी अमाशय की दीवार से जब HCl स्रावित होता है ऑक्सेंटिक सेल से, उससे पहले ही म्यूसिन क्या करता है, म्यूसिन जो है वो क्या करता है, एक परत बना देता है, इनकी दीवारों पर एक परत बना देता है। अब जब परत बना देगा तो HCl क्या करेगा, इसकी आंतरिक दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए आप समय से भोजन नहीं खाते हैं, समय से आपको भोजन नहीं मिलता है, तो पेट रहेगा हमारा खाली। क्या रहेगा, पेट रहेगा खाली। और जब पेट रहेगा खाली तो क्या होगा, तो ये जो HCl है ये क्या करेगा, ये किस पे अटैक करेगा, इसी अमाशय की दीवारों पर अटैक करेगा। भाई उसको कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो ये इसी अमाशय की दीवारों को क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी इसकी परत को क्या करने लगता है, काटने लगता है। और जब इसकी परत को काटने लगता है तो हमारे पेट में होने लगता है दर्द। क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। फिर भी अगर आप, तो हम क्या करते हैं, भोजन हमें खाना पड़ता है, मान लीजिए फिर भी आप भोजन नहीं खाते हैं, तो म्यूसिन क्या करता है, इसकी दीवारों को काटने लगता है, जिससे आपको एक बीमारी होती है, और उस बीमारी का नाम होता है पेप्टिक अल्सर। आपने सुना होगा अल्सर नामक बीमारी हुई, तो यही होता है पेप्टिक अल्सर नामक बीमारी होती है। यानी अगर आप समय से भोजन नहीं करते हैं तो किसकी वजह से होता है, HCl, क्योंकि HCl क्या करता है, वो इसकी दीवारों पर अटैक करने लगता है। तो ये होता है दोस्तों HCl, यानी जो मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको पता होगा ना पेट में दर्द क्यों नहीं होता, अगर हमारे पेट में भोजन नहीं होगा तो पेट में दर्द इसीलिए, जिसे हम कहते हैं चूहा कूद रहा है, भाई चूहा कूद रहा है, यही होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब आती है जब जो लोग ड्रिंक करते हैं, क्योंकि ड्रिंक में ऑलरेडी क्या होता है, अल्कोहल यानी HCl होता है, ऑलरेडी उपलब्ध होता है, तो भाई और नुकसान करेगा। इसीलिए जब भी लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग पीते हैं, वो उसके साथ कुछ क्या, कुछ चिकना भी रखते हैं। जैसे कुछ लोग देखा होगा नॉनवेज वगैरह ये सब खाते हैं, तो सादा पीना भी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ उसके साथ खाना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल जो है काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। ठीक है।
चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखिए क्या होता है, अब अमाशय में भोजन हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भोजन का पाचन हो गया कैसे, HCl की मदद से, ठीक है। HCl ने क्या किया, भोजन को सड़ने से बचाया। और बाकी यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्रंथियाँ, जो जठर ग्रंथि से जो तीनों प्रकार के एंजाइम निकल रहे थे, उसने यहाँ पे क्या किया, इसका पाचन किया। तो अब जो भोजन है वो किस में बदल गया, अब भोजन जो है एक लिक्विड अवस्था में हो गया। किसकी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, जिसे हम अर्ध तरल अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध तरल अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि भोजन तो भैया यहाँ पे अमाशय में तो पाचन हो गया। अब जब यहाँ पे पाचन हो गया तो भोजन किस में बदल गया, लिक्विड अवस्था में। किस में हो गया, लिक्विड अवस्था, यानी तरल अवस्था में। तो चूंकि वो क्या होता है, एक अर्ध तरल अवस्था होती है, और इसी अर्ध तरल अवस्था को हम कहते हैं काइन। क्या कहते हैं, काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, काइन कहते हैं। तो अब ये भोजन, ये जो काइन है, ये प्रवेश कहाँ करेगा, अमाशय के बाद कहाँ प्रवेश करेगा, ये प्रवेश करेगा यू आकार में। यहाँ देखिए ये कहाँ प्रवेश करेगा, ये एक यू आकार की नली में प्रवेश करता है। यही तो है यू आकार की नली। देखिए इस तरह से अगर देखेंगे आप तो यू आकार की नली बनेगी, देखिए ये, ठीक है। तो ये कहाँ पहुँचता है, यू आकार की नली में। देखिए ये अब आपको यू आकार की नली दिख रही है ना, तो ये यू आकार की नली में प्रवेश करता है। और इसी यू आकार नली जो होता है ना, इस यू आकार की नली को हम कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं, ग्रहणी। यानी ग्रहणी जो होता है ये छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है, क्योंकि यहीं से छोटी आंत शुरू हो जाती है, यहीं से ऐसे छोटी आंत शुरू हो जाती है, इस तरह से छोटी आंत शुरू हो जाती है। तो छोटी आंत का पहला हिस्सा क्या होता है, ग्रहणी होता है। और इसी ग्रहणी में कौन प्रवेश करता है, काइन, यानी भोजन की जो लिक्विड अवस्था होती है। तो अब कहाँ पे ये पहुँचेगा, छोटी आंत में पहुँचेगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों छोटी आंत एवं बड़ी आंत की बात करेंगे। इसके अलावा दो सहायक अंग यानी लीवर, और लीवर के अलावा हम किसकी बात करें, अग्न्याशय की बात करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ दोस्तों आप सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और इसके अलावा आप इसको शेयर भी कीजिए। तो वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।